सबसे पहले तो हम इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में, बेसिकली जो मेन मॉलिक्यूल्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, है ना। तो आज इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रही हूँ, सारे के सारे जो भी हमने करवाया था उसका बेसिक जो है आज रिवाइज करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मैम आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि जो इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स आज हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारी शुगर्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड हैं। लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो उसके लिए क्या किया गया था, कोई बताएगा आप में से? हमें कैसे पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? कोई भी आंसर करे। हाँ बेटा, बाय एनालिटिकल प्रोसेसेस। हाँ बेटा, केमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके टिश्यूज की हमने एनालिसिस की, केमिकल एनालिसिस की। दोनों तरह से होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सेपरेट की थी हमने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सेपरेट की थी। किसी बच्चे को याद है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो एनालिसिस की थी वो किस तरह से की थी, उसकी क्या प्रोसेस थी? किसी भी बच्चे को याद हो? बेटा सब रिकॉर्डिंग्स हम लोग सेंड कर रहे थे, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास जा रही थी। इट मीन्स आप रिकॉर्डिंग्स देख ही नहीं रहे थे, है ना। रिकॉर्डिंग देखी नहीं जा रही थी, रिकॉर्डिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो रही थी। हाँ बेटा, हनी बताओ। एसिड सोल्यूबल कौन से होते हैं? गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो बात आ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स थे उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया, ये आता है इसमें। तो एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ तो होते हैं बायो, वो तो लिविंग में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंपोजिशन में मैक्सिमम पार्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट हमारे में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का है। तो दोनों के लिए ही एक्सट्रैक्शन की गई। दोनों तरह से की गई। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया, इसमें हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको क्या किया, क्रश किया। किसके अंदर? मोर्टार, इसके अंदर फिल्टर करने के बाद हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, एक एसिड इनसोल्यूबल और एक एसिड सोल्यूबल। ऑब्वियसली जो एसिड इनसोल्यूबल है वो काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे और जो सोल्यूबल है वो काफी छोटे मॉलिक्यूल होंगे। तो जो पार्ट हमें एसिड सोल्यूबल, जो एसिड में सोल्यूबल होता है, वो पार्ट मिला, तो उसमें थे माइक्रोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स? खड़े होके आंसर करो। लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कोई बता सकता है? लिपिड्स
माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? बेटर सिट डाउन। माइक्रोमोलिक्यूल्स तो क्या है? तो हमने देखा कि दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, दो तरह के कंपाउंड्स में आ जाते हैं। एक आते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो काफी साइज में बड़े हैं, और एक आते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स जो छोटे हैं। ये बेसिक यूनिट है। माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो ज्वाइन करती हैं बहुत सारी, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देती हैं? जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स की बेसिक यूनिट होती हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा भी होगा प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? जब एमिनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। और हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, या हम कहें सेलुलोज की, स्टार्च की, ग्लाइकोजन की बेसिक यूनिट क्या होती है? ये तो 10th क्लास में भी आता है, दैट इज ग्लूकोज या शुगर्स। ठीक है, जो शुगर्स होती हैं वो जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे वर्ड कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स भी आ जाती हैं। शुगर्स दो तरह की होती हैं, मोनोसेक्राइड्स और पॉली। मोनो के बाद डाई भी है, ट्राई भी है, लेकिन हम बेसिकली मोनो और ज्यादातर पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। तो पॉलीसेक्राइड्स काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो शुगर यूनिट ज्वाइन करेंगी तो पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगी। एक और माइक्रोमोलिक्यूल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो हम कह रहे हैं कि हमने अमीनो एसिड पढ़ी, एक हमने शुगर्स पढ़ी, और थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड माइक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो है? न्यूक्लिक एसिड इज ए माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल? इट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए एंड आरएनए। उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपने याद रखना है बेसिक यूनिट क्या होगी उनकी? न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से हमने एक्सट्रैक्शन की। अब बात आ जाती, मान लो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उनके स्ट्रक्चर को भी हमने देखा है। आज आपको पता है कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। वो हमने कैसे किया? उसके बाद बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल टेक्निक्स। उन टेक्निक्स के थ्रू हमने उनके स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया? गुड। एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स हम कहें, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसके लिए हम क्या करते हैं? एश एनालिसिस। एश एनालिसिस किसे कहा जाता है? कौन बॉयज में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ भाई, जो घर बैठे हैं कोई बता सकता है एश एनालिसिस क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट्स जो घर से क्लास ले रहे हैं वो बता सकते हैं व्हाट इज एश एनालिसिस? मैम इनको अनम्यूट करें, बच्चों को, अनम्यूटेड है ये। यस मैम। ओके। हाँ भाई, कोई बच्चों में से बता सकता है व्हाट इज एश एनालिसिस? हम मॉलिक्यूल का पूरी तरह से कंबशन कर देते हैं, फिर जो एश रेसिड्यू बनता है और फिर उसकी एनालिसिस होती है। फिर क्या करते हैं उसको? ठीक है, आपको पता है। तो इसको क्या कहते हैं? एश एनालिसिस। एश एनालिसिस में एक प्रोसीजर होता है। किसी बच्चे को याद है एश एनालिसिस का एक प्रोसीजर है? हाँ बेटा बताओ।
देखो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आप कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हो, सबसे पहले उसको वेक किया जाता है। सबसे पहले वेक करोगे उसको, दैट इज इट्स फ्रेश वेट। सबसे पहले आपने उसको वेक किया, तो वेक करते ये फ्रेश वेट है उसका। उसके बाद आप उसको कुछ टाइम तक रहने दोगे, उसके बाद आप उसको वेट करोगे, मीन कुछ जो है वाटर इवेपोरेट भी हो जाएगा, ठीक है, ये सारा होगा। तो उसके बाद जब आप वेट करोगे तो वो क्या होता है उसका ड्राई वेट। तो पहले जो लेते हैं वो फ्रेश वेट होता है, जो बाद में लेते हैं वो होता है ड्राई वेट। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, पूरी की पूरी तरह से बर्न। तो क्या बन जाएगा उसमें, ऐश। तो लिविंग टिश्यू तो सारा का सारा खत्म हो गया। अब उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो हमें मिल जाएंगे, जो ज्यादातर बहुत सारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कहा था किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बात आ जाती है कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, शुगर्स। हाँ, शुगर स्टार्ट किए थे, गुड। सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, अच्छा कुछ आपको डिफरेंस भी बताया गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। आप में से किसी को डिफरेंस आता है, एक या दो डिफरेंस कोई बता सकता है? हाँ बेटा बताओ, जोर से बोलना पूरे। हैव, नहीं नहीं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे मत चले जाना, बैठ जाओ। तो क्या है, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमने पता है स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल लार्ज साइज के होते हैं। दूसरा होता है जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। कितना होता है, 1000 डाल्टन्स या इससे कम हो सकता है, ठीक है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा होता है, अराउंड 10,000 डाल्टन्स या इससे ऊपर हो सकता है। तो हमें जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये हमने पढ़ा था। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स हमने कौन कौन से स्टडी किए, तो सबसे पहले आ जाती है शुगर्स। शुगर्स जब ज्वाइन करती हैं तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगी। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगी, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या आ जाता है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। एक और भी था, किसी को नाम याद है, पॉलीसैकेराइड्स में एक और नाम था, आप पढ़ के आए हैं। कोई आप में से जो घर बैठे हैं बच्चे में से बता सकते हैं? हमने पॉलीसैकेराइड्स में 4 एग्जांपल किए थे, एक सेलुलोज, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन, एक और था। दैट इज इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन, दैट इज इन्यूलिन। एक और था इन्यूलिन, जिसकी बेसिक यूनिट थी फ्रक्टोज, ठीक है। तो याद रखना, ये गलत आप कर जाते हैं एग्जाम के, दैट इज इन्यूलिन नॉट इंसुलिन, ठीक है। तो ये तो थे। अब दूसरे हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से पढ़े हैं, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो वो बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देते हैं, प्रोटीन्स। इसके अलावा हमने लिपिड्स का भी स्ट्रक्चर पढ़ा इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में। इसके अलावा हमने न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, डीएनए एंड आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो सबसे पहले हमने किया था स्टार्ट विद शुगर्स। नहीं सर, एक ही है। ठीक है, शुगर्स सबसे पहले हमारा। अब जो सबसे सिंपल शुगर्स हैं, हमने शुगर के भी आगे टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, शुगर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
उसके अंडर हम कहते हैं शुगर्स आती हैं। शुगर्स किसके अंडर आती हैं? एक ग्रुप के अंदर आती हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये ऐसा क्यों कहा था मैंने? खड़े होके आंसर करना बेटा। अच्छा, तो बैठ जाओ। जो वाटर में हमें रेशो देखने को मिलती है हाइड्रोजन और वाटर की, वही रेशो कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है। H2O होता है, यहाँ पे भी 2:1 में होता है। क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसीलिए हमने इनको क्या कह दिया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई, सही है गलत है? सही है, बैठ जाओ। जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। फिर हमने शुगर्स के टाइप पढ़े। शुगर के टाइप कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ी मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में हमने, मोनोसेक्राइड्स क्या होती है? ये बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की, सबसे छोटी यूनिट। इसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं हम, इसमें से कार्बन एक्सट्रैक्ट कर दो, बट एज ए यूनिट सबसे छोटी जो है यूनिट वो कार्बोहाइड्रेट की होती है, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के भी आगे हमने टाइप किए। कौन कौन से टाइप्स किए? ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ये हमने टाइप किए हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था, नॉन मेडिकल का बच्चा, वो कह रहा था कि ज्यादातर जो शुगर्स होती हैं वो हेक्सोस तक ही होती हैं, हेप्टोस और इससे आगे नहीं होती। इससे आगे क्यों नहीं होता? जैसे हमने कह दिया कि 6 है, जो 6 कार्बन एटम है, फिर वो कह रही है, वो बच्ची पूछती है 7 क्यों नहीं होती कार्बन एटम, 8 क्यों नहीं होती, 9 क्यों नहीं होती, 10 क्यों नहीं होती? काफी जेन्युइन क्वेश्चन था उसका, क्यों नहीं जुड़ रही? क्योंकि जो आपको पता है हेक्सोसिस है, उसमें हमने देखा स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म में पाई जाती हैं। वो रिंग फॉर्म उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि काफी लंबी चेन हो जाती है तो उसको स्टेबल फॉर्म देता है उसका रिंग स्ट्रक्चर, जो हमने बनाया था पायरेनोज एंड प्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी देता है। लेकिन इतनी लंबी चेन जब हो जाएगी तो उनके बॉन्ड के बीच में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और सिर्फ हेक्सोस तक हम रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आगे हेप्टोसिस के रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इसी की वजह से 7 से आगे हम नहीं कहते हैं कि 8 है, 9 है, 10 है, और 7 वाले भी बहुत कम पाए जाते हैं, स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो ये तो हमने किया था मोनोसेक्राइड में। अब स्ट्रक्चर ट्राइओसिस का कौन बच्चा बनाएगा आके? जल्दी आ जाओ, ट्राइओस का सबसे सिंपल। हनी जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी, फॉर्मूला आता है। देन क्या दिक्कत है? बनाओ 3 कार्बन एटम। ओए हाँ ठीक है, करो करो, कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ गया? वो तो 6 होने चाहिए, वो तो गायब हो गया। अरे हाँ O3, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चार हो गए।
एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पता है? कैसे होता है ना? पता है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बोर्ड पे आएंगे तभी तो पता चलेगा आपको कि स्ट्रक्चर देखने में आसान लगते हैं, ये तो बन गया, सही सही फॉर्मूला था, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये नहीं बना। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था दो ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है? तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या है? एल्डोज और कीटोज किसे बोला जाता है? अगर ये ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन प्रेजेंट हो तो एल्डोज ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, अगर ये मिड ऑफ द चेन में प्रेजेंट हो तो कीटोन ग्रुप, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे था। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया था, ये तो थी ट्राइओसिस। ट्राई का मतलब इसमें कार्बन एटम क्या है? 3 है। टेट्रोसिस में क्या हो जाएगा? C4H8O4। हाँ भाई बनाओ, आ जाओ। कल ये सारा रिवाइज्ड होना चाहिए आपका, ठीक है? आज तो मैं थोड़ा सा करवा रही हूँ, कल आपका रिवाइज्ड होना चाहिए। कल आप फटाफट आए और मुझे कहें कि मैं बना दूं। गुड 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 गुड। तो ये दैट इज अ टेट्रोज शुगर, ठीक है? नेक्स्ट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज कौन बनाएगा? अब तो पता चल गया होगा, है ना? बॉयज में से कोई बनाएगा पेंटोज? नहीं। हिमांशु पंत, आज फर्स्ट डे है, आई एम जस्ट वेलकमिंग ऑल ऑफ यू, है ना? कल से वेलकम नहीं होगा, कल से क्या होगा समझ जाए आप। तो आप कल जो है, जो जितना टॉपिक तक मैं बोलूंगी 3 दिन तक इसका रिवीजन होगा। हालांकि आप लोगों को ये टॉपिक्स दिए गए थे, देखो, फिर भी इट मींस आप लोग नहीं कर रहे थे इस चीज को। कल लोग आप जितना जहां तक दूंगी वो सारा का सारा करोगे। टेट्रोसिस, पेंटोसिस में है ही कुछ नहीं है, 5 कार्बन बना दो। ठीक है? तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाता है एक रिंग स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन। रिंग स्ट्रक्चर कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी तुम्हें, अभी सिंपल ही कर लो, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर जब तक बोर्ड तक नहीं करवाऊंगी जब तक तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है? रिंग स्ट्रक्चर कल से कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारा लूंगी पहले, तो जो तुमने याद किया वो पूछा जाएगा, उसके बाद टॉपिक्स में डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाता है, ये तो थी पेंटोसिस। पेंटोसिस का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोज शुगर। आपको वैसे याद होना चाहिए कि हम, क्योंकि हमने न्यूक्लिक एसिड डिस्कस किए थे, न्यूक्लिक एसिड में हम डिस्कस करते हैं कि उनमें राइबोज शुगर होती है और हम उसको बार बार बोलते हैं पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, वहां पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। वहां पे कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? राइबोज शुगर। नाम से पता होना चाहिए आपको, डीएनए डीऑक्सी राइबोज, इट मींस वहां पे जो शुगर प्रेजेंट है वो राइबोज शुगर है। उसके बाद ये तो थी पेंटोसिस। पेंटोसिस के बाद आ जाती है हेक्सोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट वाली हमारी शुगर्स। ग्लूकोज आती है इसमें। हाँ, ग्लूकोज आती है। कौन बोल रहा है? मैम शिवानी। शिवानी जायसवाल, क्योंकि शिवानी यादव तो यहाँ बैठी है आज, ठीक है? अब आ जाते हैं हम हेक्सोसिस पे। हेक्सोसिस पे हमें पता है हेक्सा मीन C6H12O6, 6 है यहाँ पे, ठीक है? तो ये है हेक्सोस। हेक्सोस का सिंपल सा स्ट्रक्चर, आप अभी आपको ये नहीं देखना कि OH ग्रुप किस साइड है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 6 ले लो, यहाँ आपका ये ग्रुप आ गया,
ये आ गया आपका C6H12O6, समझ गए? इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इन OH ग्रुप की ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, हो सकता है इधर हाइड्रोजन हो इधर OH ग्रुप हो, ठीक है? ये स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन होती है कि किस तरह से चेंज होती है। हेक्सोसिस के 3 एग्जांपल आपको बताए थे, कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। आपको हेक्सोसिस के बारे में या मोनोसेक्राइड्स के बारे में एक बताया था, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। कोई बात बता सकता है हम इनको रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों कहते हैं? क्या करती हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? Ma'am, they can reduce in Cu2 plus and Cu ions. हाँ, जो कॉपर आयंस हैं इनका रिडक्शन करती हैं ये, ठीक है? क्यूप्रिक आयंस टू क्यूप्रस आयंस रिड्यूस कर सकती हैं ये, तो इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इसीलिए तो क्या किया जाता है कि जो हम टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो उसमें प्रेजेंस, क्योंकि जो यूरिन में आफ्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जितना भी ग्लूकोज होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही हम नील के अमाउंट कहते हैं कि यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता। अगर यूरिन में प्रेजेंट है शुगर्स, इट मीन्स द पर्सन मे बी डायबिटिक, समझ गए? कुछ ही कंडीशन होती है जिसमें हो सकता है ऐसा, लेकिन नॉर्मली जो है ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा बेटा, जिसके कंसेंट फॉर्म है वो कंसेंट फॉर्म दे दें एक बार। होल्ड ऑन मैम, रिकॉर्डिंग को होल्ड करें एक बार। जो है स्ट्रक्चर की आ जाती है, चेन स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होते हैं इनके, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज फॉर्म। आज हमारे पास टाइम कम है, नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है मेरी, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा आपका एमिनो एसिड वाला करवा देती हूँ, कल जो है स्टार्ट करेंगे। आपको थोड़ा सा टॉपिक मैं आज दे देती हूँ ताकि तुम कल के लिए भी उसको करके लाओ। तो आज नेक्स्ट वाला करते हैं। ये तो थे माइक्रोमोलिक्यूल्स में शुगर्स, फिर हमने किया एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड जैसे कि आपको पता है प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट होती है। हमारी बॉडी में कितने तरह के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? Around 20 types of amino acids are present which join to form proteins. अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन में वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम कर देते हैं कि जो प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता, सॉरी एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, एक 4 वैलेंस अल्फा कार्बन होती है सेंटर में, जिसमें 4 ग्रुप्स से बाउंड होते हैं। कौन बताएगा क्या क्या बाउंड होता है एमिनो एसिड से? अमीनो ग्रुप। गुड, हाँ। यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? ये जो बच्चे घर पे बैठे हैं ये बताएं व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल ग्रुप, यहाँ पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एमिनो एसिड्स का। अब जो एमिनो एसिड होते हैं वो काफी तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इसकी मैंने क्लासिफिकेशन भी आपको करवाई थी। बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, पोलर होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं। इस तरह से एक मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी में एक और क्लासिफिकेशन भी कुछ दे रखी है, कल मैं एनसीईआरटी लेके आती हूँ उसमें से एक और, हालांकि मैंने वो भी करवाई है, आपको बताई थी वो भी। अब बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक पेप्टाइड बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बॉन्ड। एक हम वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने नहीं किया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कोई बना के बताएगा किस तरह से 2 शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है? किसी बच्चे को आता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस तरह से बनेगा? क्या किया तुमने अभी तक? फिर हाँ बनाओ।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिंग स्ट्रक्चर के बीच में बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर के बीच में बनेगा। कहाँ ध्यान चल रहा है? हनी आता है आपको? हाँ बेटा आ जाओ आप। प्रैक्टिस कम है तुम्हारी, है ना घर पे? यहाँ आ जाओ, वो चौक उठाओ, यहाँ बना दो। पेप्टाइड बॉन्ड इस साइड बन जाएगा। पेप्टाइड या सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नॉट पेप्टाइड। पेप्टाइड तो अमीनो एसिड का होता है, यहाँ पे बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जाओ। और आगे वाला स्ट्रक्चर बीच में कैसे बनेगा? क्या बनाया? हमारा स्ट्रक्चर मुझे ऑड क्यों लग रहा है? ओरिएंटेशन ठीक नहीं बॉन्ड्स की। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले ये ऐसे देखो ना, ये आप इतना याद कर लो। कार्बन नंबर 1 कहाँ पे? बेटा वो ओरिएंटेशन गलत है आपकी, नहीं स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन गलत है। कैसे आपने बनाया है, वो कहाँ पे पोजीशनिंग दी है आपने, वो गलत है। इरेज कर दो उसको, इरेज कर दो उसको। अरे हाथ में मत करो, लो। चलो बेटा आप चलो, सही है। फिर वही कर रहे हो, पेंटागन और हेक्सागोन। पेंटागन तो हेक्सागोन बनाओ। अब हनी चलो आ जाओ, बना दूं, मैंने बना रखा है, अब बनाओ। और कौन आएगा यहाँ पे? चलो अभी तो 2 ही बच्चे काफी हैं। ये इरेज करो, ये वाला इरेज कर दो। हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कल तो सबकी टर्न आएगी 2-2 की, है ना? और कल
एच है तो ओ एच होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ही रिमूव कर दिया। 1 minute is left. ओके ओके मैम, ओके मैम। नेक्स्ट लिंक नहीं भेजना है आपको, बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट्स बचे हैं। तो 10 मिनट्स में नेक्स्ट लिंक आप मत भेजना, बच्चों के मैं सिर्फ डाउट्स लूंगी, ठीक है मैम। सभी बच्चे नेक्स्ट लिंक पे दोबारा इस पे ज्वाइन नहीं करेंगे, अब सिर्फ डाउट्स लूंगी मैं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी नेक्स्ट। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम।